सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ रीट और मेन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। 10 प्रश्नों की क्लास है, बड़े शानदार प्रश्न ले रखे हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करने वाले प्रश्न है। तो बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कॉलम 1 एवं कॉलम 2 का मिलान करके सही कूट की पहचान कीजिए। देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 है, अब इनका मिलान करके कूट पहचानना है। तो देखते हैं फटाफट से। कॉलम 1 में देखते हैं, सबसे पहले कॉलम 1 में 1 नंबर पर है निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, 2 नंबर पर है मध्यम स्तरीय आवश्यकताएं और 3 नंबर पर है उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। इधर कॉलम 2 में है, ए में है सुरक्षा समूह सम्मान की आवश्यकताएं, बी में है आपके आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं और सी में है जैविकीय या शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, तो इसमें से सही कूट कौन सा होगा? तो देखो, निम्न स्तरीय जो आवश्यकताएं होती है, निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को अपन जैविकीय या शारीरिक आवश्यकताएं भी बोलते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद वगैरह जो होती है वो होती है। तो इस एक वाले का जो मिलान है वो सी वाले से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सी वाले से हो जाएगा, मतलब 1 में सी आएगा। फिर है आपके 2 पर है मध्यम स्तरीय आवश्यकताएं। तो मध्यम स्तरीय आवश्यकताएं होती है वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सुरक्षा है या समूह है या सम्मान की आवश्यकताएं होती है, तो ये इससे मिल जाएगी। और 3 नंबर पर आपके उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। तो उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं वो आत्मा अनुभूति और आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं होती हैं। तो 3 नंबर पे आ जाएगा बी। ठीक है, और 2 नंबर में क्या आ जाएगा? ए, और 1 नंबर में आ जाएगा सी। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 में सी, 2 में ए और 3 में बी हो जाएगा। आगे बात समझ में। और आप अब तक समझ गए होंगे कि ये प्रश्न आपके जो मेस्लो का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है या जो मांग सिद्धांत है उससे बनाया गया सवाल है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा अहम ईगो से संबंधित नहीं है? देखो, ईगो से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है न सुखवादी बनो और न ही आदर्शवादी। ऑप्शन बी है मन का मुख्य शासक। ऑप्शन सी है अचेतन मन का राजा। ऑप्शन डी में है चेतन मन का स्वामी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके अचेतन मन का राजा। देखो, अचेतन मन का जो राजा होता है वो ईड होता है। क्या होता है? ईड होता है, अहम नहीं होता है। तो अहम है वो न सुखवादी बनो और न ही आदर्शवादी बनो, इसका समर्थन करता है। मन का मुख्य शासक होता है और ये चेतन मन का स्वामी होता है, जबकि अचेतन मन का जो राजा होता है वो कौन होता है? ईड होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, फ्राइड ने इस भावना को कहा है। देखो, ऑप्शन ए है लिबिडो, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है नार्सिसिज्म, ऑप्शन डी में है इरोज और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी नार्सिसिज्म, या जिसको बोलते हैं स्वमोह। क्या बोलते हैं? स्वमोह हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? देखो, व्यक्तित्व मापन की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। अप्रत्यक्ष विधियां हैं, फिर प्रत्यक्ष विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधियों को भी फिर भागों में बांटा गया है ना, आत्मनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, तो इनमें से आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है आत्मकथा, ऑप्शन बी है समाजमिति, ऑप्शन सी है प्रश्नावली, ऑप्शन डी है साक्षात्कार और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी समाजमिति विधि। कौन सी विधि? समाजमिति विधि है। वो एक प्रकार की आपके कौन सी विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि है। ध्यान रखना, समाजमिति जो विधि है वो वस्तुनिष्ठ विधि है और इस विधि के जो जनक है वो मोरेनो है। कौन है?
मोरेनो है, ध्यान रखना। और आत्मकथा जो विधि है वो सबसे प्राचीन विधि है व्यक्तित्व मापन की। और प्रश्नावली जो विधि है उसके जन्मदाता कौन है? वुडवर्थ है। उसके जन्मदाता कौन है? वुडवर्थ है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, कॉमेनिस द्वारा किस पुस्तक की रचना के बाद मनोवैज्ञानिकों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित हुआ? देखो, कॉमेनिस ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक को लिखने से पहले मनोवैज्ञानिकों का ध्यान बालक पर बिल्कुल भी नहीं था या बहुत ही कम था, है ना। पहले तो प्राचीन समय में था, फिर बीच में एक अंधकार युग सा आ गया था जिस समय के दौरान बालकों पर कोई किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके विकास के बारे में वगैरह, ठीक है। फिर कॉमेनियस ने एक पुस्तक लिखी थी, उसके बाद मनोवैज्ञानिकों का जो ध्यान है या आकर्षण का केंद्र है वो बालक बन गया। अब आपको उस पुस्तक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है आउटलाइन साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्बिक विक्टस, ऑप्शन सी है एडोलसेंस, ऑप्शन डी है माइंड ऑफ द चाइल्ड और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से कौन सी पुस्तक होगी? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ऑर्बिक विक्टस। इसके अलावा बात करें आउटलाइन साइकोलॉजी, तो आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो आपके विलियम मैकडूगल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विलियम मैकडूगल ने। और एडोलसेंस जो पुस्तक है वो लिखी थी स्टैनली हॉल ने। और माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी प्रेयर ने। किसने लिखी थी? प्रेयर ने लिखी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है, जालोटा बुद्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जालोटा का जो बुद्धि परीक्षण है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, बिल्कुल सही है। बी है ये 11 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। ये जो परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, वो 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी में है इसमें 7 क्षेत्रों से संबंधित कुल 100 प्रश्न शामिल है। कितने प्रश्नों को शामिल किया गया? 100 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। तो ये भी आपके सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी कथन है वो सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति डैश 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 में जबकि जिज्ञासा की प्रबलता रिक्त स्थान में होती है। मतलब जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है और जिज्ञासा की प्रबलता किस अवस्था में होती है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था किशोरावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था शैशवावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इन खाली जगहों में क्रमशः कौन से शब्द आएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, शैशवावस्था बाल्यावस्था। मतलब है जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था में होती है, जबकि जिज्ञासा की प्रबलता है वो बाल्यावस्था में होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात मैं सभी साथियों को बता दूं, और वो बात ये है कि मैं साइकोलॉजी में आपके इसी प्रकार के प्रश्न लेने वाला हूं, क्योंकि मेरा टारगेट केवल फॉर्मेलिटी करवाना नहीं है। कभी भी फॉर्मेलिटी करवा के आपका टाइम खराब करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि साइकोलॉजी में जहां जहां कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन आपको मैं पूर्ण तरीके से आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, है ना। जैसे इस प्रश्न में आया कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शेष अवस्था में, जबकि जिज्ञासा की प्रबलता किस में होती है? बाल्यावस्था में होती है। तो इसी टाइप के जो कन्फ्यूजन वाले जो सवाल है, जो कन्फ्यूजन करने वाले जो टॉपिक है, उन्हीं से मैं सवाल बनाता हूं और आगे भी बनाता रहूंगा, ठीक है। तो क्लास में आपको बढ़कर एक से बढ़कर एक प्रश्न है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आपको अपने मित्रों में और भी अन्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आगे बात समझ में। और इसके अलावा एक दूसरी और इम्पोर्टेंट सूचना सभी साथियों को दे दूं मैं, थोड़ा टाइम तो लग रहा है पर जल्दी से सुन लो इसको। और वो ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर रीड से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एक निश्चित शेड्यूल के तहत आपको क्विज मिलते हैं। वो क्विज आप डेली अटेंड करके अपनी तैयारी को और प्रबल और सुदृढ़ कर सकते हो। और वहाँ पर भी मैं इसी टाइप के प्रश्न डालता हूँ जो आपकी तैयारी को बेस्ट करेंगे और मजबूत करेंगे। आगे बात समझ में। तो इतनी ही जानकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो कुछ कथन है, उनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सर्वाधिक शारीरिक विकास शैशवावस्था, ऑप्शन बी है सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था,
ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों सही है। ऑप्शन सी कल्पना का बाहुल्य शेषवावस्था। ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो यहां पर अपन बात करें सर्वाधिक शारीरिक विकास जो है वो शेषवावस्था में होता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी में सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन वो किशोर अवस्था में होते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। सर्वाधिक शारीरिक विकास का प्रश्न है, चाहे अलग से ही बना दे एग्जाम में, तो सर्वाधिक शारीरिक विकास आपके शैशवावस्था में होता है और सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो किशोर अवस्था में होते हैं, है ना। किशोरों में सबसे ज्यादा अचानक से परिवर्तन होता है ना, आगे बात समझे। इसीलिए तो स्टैनली हॉल ने इस किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है ना। हाँ, और अब आपके देखो इसलिए ए और बी दोनों तो सही है अभी तक तो। अब ऑप्शन डी में कल्पना का बाहुल्य, ये कथन है वो गलत है। देखो कल्पना का जो बाहुल्य होता है वो शैशवावस्था में नहीं होता है, आगे बात समझ में। कल्पना का बाहुल्य होता है किशोर अवस्था में, जबकि कल्पना जगत में विचरण है वो बालक शैशवावस्था में करता है ना। शैशवावस्था में कल्पना जगत में विचरण करने की आदत होती है, ठीक है, जबकि कल्पना का जो बाहुल्य होता है वो किशोर अवस्था में होता है। इसलिए यह कथन तो गलत है। कथन एक और मतलब कथन ए और कथन बी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न है, न्यूमैन एवं स्टर्न ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। तो देखो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी। ऑप्शन बी है विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक एवं स्थूल विचारक। ऑप्शन डी में है गोलाकार, आयताकार एवं लंबाकार। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। आगे बात समझ में। अब ऑप्शन ए में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी, तो ये जो वर्गीकरण करने वाले थे वो कौन थे आपके, युंग थे। कौन थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, युंग का वर्गीकरण है। और प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक और स्थूल विचारक, ये स्थूल विचारक है, ध्यान रखना स्थूल विचारक है। इसमें वर्गीकरण करने वाले थे आपके थायरनडाइक। और गोलाकार, आयताकार एवं लंबाकार जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था सेल्डन ने। किसने दिया था, सेल्डन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, कोई बालक परीक्षा में कम अंक आने की वजह से विद्यालय छोड़ देता है, बालक के व्यवहार के लिए जिम्मेदार कारक है। मतलब कोई बालक के परीक्षा में बार बार उसके अंक कम आते हैं तो आखिरकार वो विद्यालय छोड़ ही देता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है अतृप्ति, ऑप्शन बी है बगनासा या कुंठा, ऑप्शन सी है तनाव, ऑप्शन डी है द्वंद्व, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो बार बार परीक्षा में कम नंबर आते हैं मेहनत करने के बावजूद भी, तो वो कुंठा का शिकार हो जाता है ना, उसमें बगनासा उत्पन्न हो जाती है, वो बालक जो है वो कुंठित हो जाता है। आगे बात समझ में, इसलिए वो विद्यालय छोड़ देता है। तो कुंठा या बगनासा उसके विद्यालय छोड़ने का क्या होगा, कारक होगा। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना है। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक नई क्लास के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।